प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भारत का संविधान क्यों, क्या और कैसे, इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हमने देखा कि संविधान होता क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और हमारे भारत के संविधान का किस प्रकार क्रमिक विकास हुआ और कैसे स्वाधीनता संघर्ष ने सांवैधानिक विकास के विभिन्न आयामों को गति दी, बार बार आगे बढ़ाया। यदि पिछले 50 वर्षों के इतिहास पर दृष्टि डालें और देखें कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो पाएंगे कि इस वैविध्यपूर्ण राष्ट्र के लिए एक संविधान दे सकना ही शायद हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारा देश विभिन्न भाषाभाषी लोगों का देश है, विभिन्न मज़हबों को मानने वाले लोगों का देश है, विभिन्न प्रांतों का देश है। ऐसे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक संविधान दे सकने वाली संविधान सभा, हमारे संविधान निर्माता, उन्होंने किस प्रकार काम किया, किस प्रकार संविधान बनाया, इसी पर आज हम विचार करेंगे और देखेंगे कि हमारे संविधान निर्माण की कहानी संविधान निर्माताओं के हाथों किस प्रकार बनी। भारत में संविधान सभा की संकल्पना राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ जुड़ी रही है। ऐसी संविधान सभा का विचार जिसके द्वारा भारतीय स्वयं अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सकें, 1919 के एक्ट के विरोध में अंतर्निहित थी। किंतु भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख भले ही वो इन शब्दों में या इस नाम विशेष से ना हो, पहली बार भारत शासन एक्ट 1919 के लागू होने के ठीक बाद 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने 19 नवंबर 1938 को हरिजन में द ओनली वे शीर्षक के अंतर्गत एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने विचार व्यक्त किया कि संविधान सभा ही देश की देशज प्रकृति का और लोकेच्छा का सही अर्थों में तथा पूरी तरह से निरूपण करने वाला संविधान बना सकती है। उन्होंने घोषणा की कि सांप्रदायिक तथा अन्य समस्याओं के न्याय संगत हल का एकमात्र तरीका भी संविधान सभा है। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर सरकार सत्ता में आई। तब 19 सितंबर 1945 को भारत के संबंध में वाइसराय लॉर्ड वेबल ने सरकार की नीति की घोषणा की तथा यथाशीघ्र संविधान निर्माण निकाय का गठन करने के लिए महामहिम की सरकार के इरादे की पुष्टि की। कैबिनेट मिशन ने अनुभव किया कि संविधान निर्माण निकाय का गठन करने की सर्वाधिक संतोषजनक विधि यह होती कि उसका गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव के द्वारा किया जाता। किंतु ऐसा करने पर नए संविधान के निर्माण में अवांछनीय विलंब हो जाता। इसलिए उनके अनुसार एकमात्र व्यवहार्य तरीका यही था कि हाल में निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक निकायों के रूप में किया जाए। उन परिस्थितियों में मिशन ने इसे सर्वाधिक न्यायोचित तथा व्यवहार्य योजना बताया और सिफारिश की कि संविधान निर्माण निकाय में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर हो। मोटे तौर पर 10 लाख लोगों के पीछे एक सदस्य चुना जाए और विभिन्न प्रांतों को आवंटित स्थान इस प्रयोजन के लिए वर्गीकृत मुख्य समुदायों यथा सिखों, मुसलमानों और सामान्य लोगों में उनकी जनसंख्या के आधार पर विभाजित कर दिए जाएं। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभा में उन समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाने थे और मतदान एकल संक्रमणीय मत सहित अनुपाती प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा कराया जाना था। भारतीय रियासतों के लिए
आवंटित सदस्यों की संख्या भी जनसंख्या के उसी आधार पर निर्धारित की जानी थी जो ब्रिटिश भारत के लिए अपनाया गया था, किंतु उनके चयन की विधि बाद में परामर्श द्वारा तय की जानी थी। संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 385 निर्धारित की गई, जिसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। इनमें चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों अर्थात दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से एक प्रतिनिधि शामिल किया जाना था। कैबिनेट मिशन ने संविधान के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप पेश किया तथा संविधान निर्माण निकाय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को कुछ विस्तार के साथ निर्धारित किया। ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 स्थानों के लिए चुनाव जुलाई से अगस्त 1946 तक पूरे कर लिए गए थे। कांग्रेस को 208 स्थानों पर, जिनमें 9 को छोड़कर शेष सभी स्थान शामिल थे, विजय प्राप्त हुई और मुस्लिम लीग को मुसलमानों को आवंटित स्थानों में से 5 स्थानों को छोड़कर शेष 73 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। ब्रिटिश भारत की विधानसभाओं से चुने गए सदस्यों का पार्टीवार ब्यौरा इस प्रकार था। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, यूनियनिस्ट 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां 1, कृषक 1, अनुसूचित जाति परिसंघ 1, सिख गैर कांग्रेसी 1, कम्युनिस्ट 1, स्वतंत्र 8, कुल 296। 1946 में पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और 500 से ऊपर कुछ छोटी बड़ी रियासतें थी। तो 11 प्रोविंसेस में तो असेंबलियां थी। तो असेंबलियों के जिस तरह से आज राज्यसभा का चुनाव होता है, मेंबर चुनते हैं, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों का चुनाव हुआ। लेकिन उस चुनाव में फ़र्क ये है कि वो जो मेंबर चुने हुए थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर चुने हुए थे। मुसलमान को वोट करता था, सिख को करता था और नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम को करते थे। तो वो उम्मीदवार भी उसी तरह से खड़े होते थे। तो वो उसका चुनाव हुआ 11 प्रोविंसेस का। तो मुस्लिम लीग के लोग ज़्यादा, मुसलमानों से जो मेंबर चुन के आए वो बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम लीग की थी। सिवाय सूबा सरहद के जहाँ 91% मुसलमान रहते थे, वहाँ तो कांग्रेस जीती थी। तो वहाँ संविधान सभा के सदस्य जो बन के आए वो डॉक्टर खान साहब के बड़े भाई, छोटे भाई खान अब्दुल गफ़ार खान बन के आए थे। तो वो कांग्रेस के मेंबर बन के आए। तो इस तरह से पहले संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहा जाता है कि 14-15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन तथा उसकी स्वतंत्रता के साथ ही भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना की बंधनों से मुक्त की गई और पूर्णतः प्रभुसत्ता संपन्न निकाय तथा देश में ब्रिटिश संसद के पूर्ण प्राधिकार तथा उसकी सत्ता की पूर्ण उत्तराधिकारी बन गई। इसके अलावा 3 जून की योजना की स्वीकृति के बाद भारतीय डोमिनियन की मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्यों ने भी विधानसभा में अपने स्थान ग्रहण कर कुछ भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि पहले ही 28 अप्रैल 1947 को विधानसभा में आ चुके थे। 15 अगस्त 1947 तक अधिकांश रियासतों के प्रतिनिधि विधानसभा में आ गए और शेष रियासतों ने भी यथा समय अपने प्रतिनिधि भेज दिए। इस प्रकार संविधान सभा भारत में सभी रियासतों तथा प्रांतों की प्रतिनिधि तथा किसी भी बाहरी शक्ति के आधिपत्य से मुक्त पूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय बन गई। संविधान सभा भारत में लागू ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को, यहाँ तक कि भारतीय स्वतंत्रता एक्ट को भी रद्द कर सकती थी या परिवर्तित कर सकती थी। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन नियत दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ। संविधान सभा का सत्र कुछ दिन चलने के बाद नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। सुंदर शब्दों में तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी। इस प्रस्ताव में
एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां स्वायत्त इकाइयों के पास होती और प्रभुता जनता के हाथों में। सभी व्यक्तियों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति की, अवसर की और कानून के समक्ष समानता, विचारधारा, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, व्यवसाय, संगम और कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों तथा दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षोपत्र रखे गए। You see, so far as scheduled castes are concerned, they did deserve that reservation, and tribals, scheduled castes also, they were totally neglected. Nobody noticed them, how they lived and all that. It was necessary, scheduled castes and scheduled tribes. Those provisions had become necessary because so far as scheduled castes is, did we not treat them so badly during the last 4,000 years? 4,000 years since then, they have been badly treated. Untouchability, even unseeability, there was there. In Kerala, sometimes back, a few decades back, they were not even seen. They were not even heard. So that was the sort of inhuman treatment they were subjected to. Should they not have preferential treatment, some special provisions in the constitution? The tribes, nobody noticed them, the so scheduled tribes. So that was necessary. इस प्रकार इस प्रस्ताव ने विधानसभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत तथा दर्शन दिए, जिनके आधार पर इसे संविधान निर्माण का कार्य करना था। अंततः 22 जनवरी 1947 को विधानसभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने संविधान रचना की समस्या के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित समितियां शामिल थीं। इनमें से कुछ समितियों के अध्यक्ष नेहरू या पटेल थे, जिन्हें विधानसभा के अध्यक्ष ने संविधान के मूल आधार तैयार करने का श्रेय दिया था। इन समितियों ने बड़े परिश्रम के साथ तथा सुनियोजित ढंग से कार्य किया और अनमोल रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा ने तीसरे तथा छठे सत्रों के बीच मूल अधिकारों, संघीय संविधान, संघीय शक्तियों, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों से संबंधित समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया। अन्य समितियों की सिफारिशों पर बाद में प्रारूपण समिति द्वारा विचार किया गया। भारत के संविधान का पहला प्रारूप संविधान सभा कार्यक्रम की मंत्रणा शाखा ने अक्टूबर 1947 में तैयार किया। इस प्रारूप की तैयारी से पहले बहुत सारी आधार सामग्री एकत्रित की गई तथा संविधान सभा के सदस्यों को संवैधानिक पूर्व दृष्टांत के नाम से 3 संकलन के रूप में सप्लाई की गई। इन संकलनों में लगभग 60 देशों के संविधानों से मुख्य अंश उद्धृत किए गए थे। संविधान सभा ने संविधान सभा में किए गए निर्णयों पर अमल करते हुए संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए भारत के संविधान के मूल पाठ के प्रारूप की छानबीन के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभापतित्व में प्रारूपण समिति नियुक्त की। प्रारूपण समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। प्रारूप संविधान में संशोधन के लिए बहुत बड़ी संख्या में टिप्पणियां, आलोचनाएं और सुझाव प्राप्त हुए। प्रारूपण समिति ने इन सभी पर विचार किया। संविधान सभा का अगर आपस में विचार विनिमय में भेद ना होता या आपस में उसके ऊपर विचार ना होता तो मैं समझता हूँ तो 4 दिन के अंदर संविधान पास किया जा सकता था। तो वो एक एक आर्टिकल पर जो है बहस चलती थी, घंटों चलती थी और आपस का और फैसलों में भी फर्क होता था। एक दफ़ा ये फैसला हुआ कि गवर्नर जो स्टेट्स के गवर्नर होंगे वो भी चुने हुए होने चाहिए। तो एक तरह से वो उस मसौदे को भी डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया और एक तरह से पहले मान लिया कि जो है चुने हुए गवर्नर चुने हुए होंगे। प्रारूपण समिति की सिफारिशों पर
विचार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया। विशेष समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रारूपण समिति ने एक बार फिर विचार किया और कतिपय संशोधन समावेश के लिए छांट लिए गए। इस प्रकार के संशोधनों के निरीक्षण की सुविधा के लिए प्रारूपण समिति ने प्रारूप संविधान दोबारा छपवाकर जारी करने का निर्णय किया। ये 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रारूप संविधान को विचार के लिए पेश करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप की कुछ आम आलोचनाओं का, विशेष रूप से इस आलोचना का कि इसमें ऐसी सामग्री बहुत ही कम है जो मूल होने का दावा कर सकती हो, उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहूंगा कि नया विश्व के इतिहास में इस समय बनने वाले किसी संविधान में कोई नई बात कही जा सकती है? सैकड़ों साल बीत गए जब पहले लिखित संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। अनेक देशों ने इसका अनुसरण करके अपने संविधान को लिखित रूप में परिवर्तित कर लिया। संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का समाधान बहुत पहले हो चुका है। इसी प्रकार संविधान के मूलाधार क्या हैं, इससे सारी दुनिया परिचित है। इन तथ्यों को देखते हुए अनिवार्य है कि सभी संविधानों के मुख्य प्रावधान एक से दिखाई दें। जहां तक इस आरोप का संबंध है कि प्रारूप संविधान में भारत शासन एक्ट 1935 के अधिकांश प्रावधानों को ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया है, मैं उसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता। किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। प्रारूप संविधान पर खंडशः विचार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के दौरान पूरा किया गया। प्रस्तावना सबसे बाद में स्वीकार की गई। तत्पश्चात प्रारूपण समिति ने परिणामी या आवश्यक संशोधन किए, अंतिम प्रारूप तैयार किया और उसे संविधान सभा के सामने पेश किया। संविधान का दूसरा वाचन 16 नवंबर 1949 को पूरा हुआ तथा उसके अगले दिन संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रस्ताव के साथ कि विधानसभा द्वारा यथा निर्णित संविधान पारित किया जाए, संविधान का तीसरा वाचन शुरू किया। प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ तथा इस प्रकार उस दिन संविधान सभा में भारत की जनता ने भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया, अधिनियम किया और अपने आप को अर्पित किया। संविधान सभा ने संविधान बनाने का भारी काम 3 वर्ष से कम समय में पूरा किया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन अर्थात 3 वर्ष से भी कम समय में भारतीय संविधान के निर्माण का महान अनुष्ठान पूरा कर लिया। इस बीच संविधान सभा के कुल मिलाकर 11 सत्र हुए और 165 बैठकें। प्रारूप समिति की 141 दिन बैठकें हुई, जिसमें संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और संवारा गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी कि देश के विस्तृत क्षेत्र और वैविध्यपूर्ण तथा विशाल जनसंख्या के बावजूद संविधान सभा एक ऐसे संविधान का निर्माण करने में सफल हुई जो देश के एक छोर से दूसरे छोर तक लागू हो तथा देश की कितनी ही प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधताओं के बीच एकता स्वर्ण सूत्र ढूंढ निकालने और पुष्ट करने में सफल हो। संविधान निर्माण के अतिरिक्त संविधान सभा ने और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार करना, राष्ट्रगान की घोषणा करना तथा भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का निर्वाचन करना। किंतु इन सब के बाद भी यात्रा का अंत नहीं हो गया। प्रारूपण समिति के सभापति डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 25 तथा 26 नवंबर 1949 को भाषण करते हुए चेतावनी तथा सावधानी के शब्द कहे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, that in order to make a start, in order to induce every party, every section in this country, it would be the act of greatest statesmanship for the majority party,
even to make a concession to the prejudices of people who are not prepared to march together. And it is for that I propose to make this appeal. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के श्री गणेश के बाद भी इसके वास्तविक कार्यकरण, न्यायिक निर्वाचन और संवैधानिक संशोधनों के द्वारा इसके निर्माण की प्रक्रिया जारी रही। अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, संविधान का विकास जारी रहा। समय समय पर जिस जिस प्रकार और जैसे जैसे लोगों ने संविधान को चलाया, वैसे ही वैसे उसे नए नए अर्थ मिलते गए। सिलसिला अभी भी जारी है। किंतु जहां तक संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का कार्य था, वो 24 जनवरी 1950 को सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर करने के बाद समाप्त हो गया और संविधान सभा राष्ट्रगान के साथ अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। हमने देखा कि इस प्रकार संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया, लेकिन क्या कहानी खत्म हो गई? सचमुच संविधान एक सतत क्रियाशील प्रक्रिया है। संविधान तो सदैव बनता रहता है, बढ़ता रहता है। संविधान निर्माण की कहानी कभी समाप्त नहीं होती। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, लेकिन उसके बाद भी विभिन्न प्रकार से संविधान आगे बढ़ता रहा। संवैधानिक संशोधनों के द्वारा, अदालतों के द्वारा जो व्याख्या की गई उनके द्वारा, तथा जिन लोगों ने समय समय पर संविधान को चलाया और जिस प्रकार चलाया, उससे संविधान के शब्दों को बराबर नए नए अर्थ मिलते रहे और इस प्रकार संविधान निर्माण की कहानी आगे बढ़ती रही। आज इस कड़ी का समापन हम उस राष्ट्रगान के साथ करेंगे जिसको संविधान सभा ने स्वीकारा। हम में से जो कोई जहाँ कहीं भी हो, खड़े होकर एक साथ राष्ट्रगान में शामिल हो।